Hello students, I am Santosh Kumar, Senior Educator from New Age Coaching, and today I am going to discuss your first chapter that is named as Patriotism. तो बच्चों ये पैट्रियोटिज्म है क्या? पैट्रियोटिज्म देश प्रेम को कहते हैं, राष्ट्र प्रेम को कहते हैं। जब हम अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, उसको स्वतंत्र रखने के लिए, उसे पावरफुल बनाने के लिए, दैट इज पैट्रियोटिज्म। तो बच्चों ये पहला चैप्टर है क्लास 10th के बच्चों के लिए जो छत्तीसगढ़ बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, उनकी इंग्लिश की किताब का पहला चैप्टर। तो चैप्टर शुरू करते हैं। तो इसमें पहला डायलॉग है, अजीत बोलता है, अजीत पूछता है अपने नाना जी से, नाना जी व्हाट इज पैट्रियोटिज्म, कि नाना जी पैट्रियोटिज्म है क्या, क्या है, देशभक्ति क्या है। तो अब नाना जी क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू और डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह, एक्सप्लेन्ड हिज सिस्टर नैना। तो अजीत की जो बहन है नैना, वो कहने की कोशिश करती है, बताने की कोशिश करती है, और वो क्या कहती है कि क्या ये गांधी जी और चाचा नेहरू के जैसे जेल में जाना है या अपने देश के लिए मरने के जैसा है, जैसा कि भगत सिंह ने किया। यस नैना यू आर राइट, बट इट ऑल्सो मीन्स ए लॉट मोर। टू बी ए पैट्रियट वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल। वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री इन मेनी स्मॉल वेज, नाना जी सेड। तो अब यहाँ पर नाना जी एक्सप्लेन करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं नैना तुम सही हो, लेकिन इसका देशभक्ति का मतलब इसके अलावा भी और भी कुछ है। टू बी ए पैट्रियट वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल। देशभक्त बनने के लिए, राष्ट्र प्रेमी बनने के लिए तुम्हें मरने या जेल जाने की जरूरत नहीं है। वन कैन शो वंस लव फॉर ओन कंट्री इन मेनी स्मॉल वेज। और भी छोटे छोटे और कई सारे तरीके हैं जिसके जरिए तुम अपने देश के लिए भक्ति, देश के लिए प्रेम दिखा सकते हो, जता सकते हो। हाउ, कैसे? बाई लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपुल। डू यू रिमेंबर अजीत, ऑन 26 आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड ए ट्यून वाज बीइंग प्लेड। तो उसके नाना जी यहाँ पर और भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। जब बच्चे पूछते हैं कि कैसे, तो नाना जी कहते हैं कि तुम अगर अपने देश के लोगों से, देश के कल्चर से, देश की संस्कृति से प्यार करते हो तो भी तुम देशभक्त कहला सकते हो। वो याद दिलाते हैं अजीत को, डू यू रिमेंबर अजीत, कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड के बाद में कौन सी धुन बजाई गई थी। यस नाना जी, एज सुन एज द ट्यून स्टार्टेड यू स्टूड एंड कंटिन्यूड स्टैंडिंग टिल द एंड। तो अजीत यहाँ पर नाना जी से कहता है कि मुझे याद है कि एज सुन एज द ट्यून स्टार्टेड, जैसे ही वो धुन बजाई गई थी आप कुर्सी पर से खड़े हो गए थे, और आप तब तक खड़े रहे थे जब तक वो म्यूजिक, वो जो धुन थी वो खत्म नहीं हो गई थी। तो बच्चों कैन यू गेस, आप अंदाजा लगा सकते हो कि व्हाट वाज द ट्यून, ये कैसा ट्यून रहा होगा जिसकी बात हो रही है अजीत और नाना जी, कि जिसे 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड के बाद में बजाया गया था और नाना जी सुनकर के खड़े हो गए थे। डू यू नो व्हाट द ट्यून वाज? आई नो नाना जी, नैना सेड। नैना कहती है कि हाँ नाना जी मैं जानती हूँ, इट वाज आवर नेशनल एंथम, जन गण मन। वो कहती है कि ये हमारा राष्ट्रगान था, जन गण मन। बच्चों आपको पूरा राष्ट्रगान याद है? मुझे लगता है आप लोग जब 10th के स्टूडेंट हो, सो यू शुड रिमेंबर द नेशनल एंथम। आपको याद होगा और आपको याद रखना ही चाहिए। गुड, बट डू यू नो व्हाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन। ये बात नाना जी ने कही कि बहुत अच्छी बात है कि नैना को ये राष्ट्रीय गान याद है। वो कहते हैं लेकिन तुम्हें क्या मालूम है, डू यू नो, कि मैं क्यों खड़ा हुआ और क्यों सावधान की मुद्रा में, अटेंशन की मुद्रा में खड़ा रहा। नो नाना जी, व्हाई। तो यहाँ पर नैना पूछती है कि नहीं नाना जी ऐसा क्यों, आप क्यों उस तरह से खड़े हुए थे। तो वो बोलते हैं, नाना जी रिप्लाइज हिम,
reply her as a mark of respect to the national anthem। कि मैं जो खड़ा हुआ था अटेंशन की मुद्रा में, अपने राष्ट्रीय गान के प्रति मुझे रिस्पेक्ट, आदर का भाव दिखाना था, आदर है ना उसके लिए, इसीलिए मैं खड़ा हुआ था। एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज द ओनली वन टू डू सो। तो ये एक और बात नाना जी कहते हैं कि ये दुर्भाग्य की बात है कि मैं राष्ट्रगान के प्रति खड़ा होकर के श्रद्धा आदर दिखाने वाला, रिस्पेक्ट दिखाने वाला इकलौता आदमी था। योर फादर कंटिन्यू टू रीड द पेपर एंड योर मदर वेंट ऑन विथ हर कन्वर्सेशन ऑन द फोन। कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी भी लगातार अखबार पढ़ते रहे और तुम्हारी माँ वो फोन पर बातें करती रहीं। Earlier in the cinema halls, at the end of the movie, the national anthem was played, but it was found that the people used to leave the hall midway, laughing, shouting and creating a racket। तो नाना जी आगे बताते हैं कि कुछ साल पहले ये कोशिश हुई थी और सिनेमा हॉल में भी जब भी फिल्में खत्म होती हैं, एंड ऑफ द मूवी नेशनल एंथम वाज प्लेड, वहाँ पर राष्ट्रीय गान बजाया जाता था। क्यों बजाया जाता था? लोगों के मन में देशभक्ति की भावना को, पैट्रियोटिज्म को जगाने के लिए। लेकिन ये देखा गया कि लोग उस पर ध्यान नहीं देते और वो जैसे ही राष्ट्रगान बजता है उठ करके बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, हंसते हैं, चिल्लाते हैं, आपस में बहस करते हैं, है ना। So the government then decided to stop the playing of national anthem। The reason why I gave you this example is to explain to you that a person's patriotism can be reflected in simple day-to-day things like his respect for his language, his nation's anthem or flag, and above all, the love for his fellow countrymen। तो नाना जी और कहते हैं कि आगे चल करके जब इस तरह की बातें हो रही थी सिनेमा हॉल में कि कोई भी बंदा राष्ट्रीय गान के प्रति रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहा था, खड़ा नहीं हो रहा था, सुन नहीं रहा था, तो सरकार ने फैसला लिया और फिल्मों के खत्म होने पर ये जो राष्ट्रीय गान बजाया जाता था उसे बंद करवा दिया। और बच्चों, ये एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ, इसका कारण क्या है? तो वो नाना जी बताते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति का देश प्रेम, उसकी राष्ट्रभक्ति कई और भी दैनिक छोटे छोटे कामों के जरिए दिखाई जा सकती है। और ये कैसे दिखा सकते हैं कि आप अपनी लैंग्वेज के प्रति, है ना, देश की जो मातृभाषा है, व्हाट इज दिस, दिस इज हिंदी, उसके प्रति आपको रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए, राष्ट्रीय गान के प्रति, राष्ट्रीय झंडे के प्रति, और इन सब से ऊपर लव फॉर हिज फेलो कंट्रीमैन, अपने देश के नागरिकों के लिए भी हमारे मन में प्रेम होना चाहिए। नाना जी, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, आई थॉट पैट्रियोटिज्म वाज ऑल अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री और मेकिंग ए बिग सेक्रीफाइस। तो बच्चों ने फिर से पूछा कि नाना जी, मैं अभी भी, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, कि मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा क्या, कि मुझे ऐसा लगता था कि देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म वाज ऑल अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री, कि देशभक्ति का मतलब अपने देश के लिए मरना है या फिर कोई बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना है। तो अब आगे नाना जी कैसे समझाते हैं? ही कंटिन्यूज, यस बेटा, यू आर राइट, इट इज अबाउट बिग थिंग्स बट ऑल्सो लिटिल वंस टू। यह बड़ी चीज़ों के बारे में है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनके बारे में भी है ये। एंड रिमेंबर इट, इट इज़ नॉट द बैटलफील्ड अलोन विच प्रोड्यूसेस पैट्रियट्स, इन द बैटलफील्ड ऑफ लाइफ टू यू विल फाइंड मेनी मार्टियर्स। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ युद्ध के मैदान में, बैटलफील्ड का मतलब क्या है, लड़ाई का मैदान, युद्ध का मैदान, कि वहीं पर देशभक्त होते हैं। ये जो जिंदगी का बैटलफील्ड है, जीवन का युद्ध है, जीवन भी तो एक संघर्ष है, युद्ध है ना, तो यहाँ भी तुम्हें काफ़ी सारे शहीद मिलेंगे। ओके, लेट मी टेल यू ए स्टोरी विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। तो नाना जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हें एक कहानी सुनाने दो और ये कहानी सुन करके तुम इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। सो नाउ नाना जी विल कंटिन्यू
अनदर स्टोरी टू एक्सप्लेन पैट्रियोटिज्म टू किड्स। और वो बच्चे कौन कौन से हैं? अजीत और नैना। तो याहू नाना जी, टेल मी ए स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर्स। तो अजीत चिल्ला करके कहता है याहू। याहू यहाँ पर है कि वो जब बच्चे बहुत खुश होकर के बोलते हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन है याहू। तो कहता है अजीत कि नाना जी मुझे ड्रैगन और डायनासोर के बारे में कहानियां सुनाइए। सो व्हाट विल नाना जी डू? नाना जी अब क्या करेंगे? वो कहते हैं नो अजीत, आई विल टेल यू ए स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स। कि मैं तुम्हें सचमुच के लोगों के बारे में और सचमुच की समस्याओं के बारे में बताऊंगा। व्हाट अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर्स? ड्रैगन माइथोलॉजी में होते हैं, है ना। डायनासोर होते थे हजारों साल लाखों साल पहले धरती पर होते थे, तो उनकी कहानियाँ क्या हो सकती हैं? वो तो एक कल्पना ही हो सकती है ना, दैट विल बी इमेजिनेशन। लेकिन नाना जी कहते हैं कि नो, आई विल टेल यू ए स्टोरी अबाउट रियल पीपल, वास्तविक सचमुच के लोग और उनकी समस्याओं के बारे में। बट नॉट टुडे, दिस संडे आई विल टेक यू फॉर ए पिकनिक टू ए स्मॉल विलेज अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर एंड वी विल स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाय नाइट। तो आगे नाना जी अपना प्लान बताते हैं कि लेकिन मैं वो स्टोरी आज नहीं सुनाऊंगा, इस संडे को सुनाऊंगा। इस संडे को मैं तुम लोगों को एक छोटे से गांव में पिकनिक के लिए ले जाऊंगा, और वो गांव यहाँ से लगभग अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर, वो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। नाना जी और भी कहते हैं कि वी विल स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाय नाइट। हम लोग वहाँ पूरा दिन बिताएंगे और रात में लौटेंगे। अब हम लोग आते हैं अगले पैराग्राफ में। सो ऑन संडे नाना जी, नैना एंड अजीत स्टार्टेड वेरी अर्ली फॉर देयर पिकनिक। तो संडे के दिन नाना जी, नैना और अजीत काफ़ी सवेरे सवेरे पिकनिक के लिए तैयार होना शुरू करते हैं। दे टुक द फर्स्ट ट्रेन टू द विलेज हीमापेट। गांव का नाम क्या है बच्चों? इट इज़ नेम्ड एज हीमापेट। तो नाना जी, अजीत और नैना हीमापेट गांव जाने के लिए सुबह की पहली ट्रेन पकड़ते हैं। ओके। 2.5 hours later they found themselves at a tiny dusty railway station। 2.5 घंटे के बाद में वे अपने आप को कहाँ पाते हैं? वे एक रेलवे स्टेशन पर पाते हैं, जो एक छोटा सा स्टेशन है, धूल भरा स्टेशन है। अब गांव का स्टेशन तो कुछ ऐसा ही होगा ना। So they got down and stepped outside. A large, well-built man wearing a white dhoti and kurta and sporting a huge turban greeted them with folded hands. तो जब ये बच्चे और नाना जी उस स्टेशन से उतरते हैं, बाहर आते हैं, तो एक लंबा चौड़ा आदमी जिसकी कद काठी अच्छी है, वेल बिल्ट मैन है ना, स्वस्थ मजबूत सा पहलवान जैसा आदमी, जिसने कि धोती और कुर्ता पहना हुआ है। विच कलर इज दिस? दिस इज वाइट एंड स्पोर्टिंग ए ह्यूज टर्बन। और उसके साथ साथ में उसने एक पगड़ी भी पहनी हुई है। वो उन सबको ग्रीट करता है, स्वागत करता है। कैसे? विथ फोल्डेड हैंड्स, नमस्कार करते हुए। फोल्ड, हाथ फोल्ड करने का मतलब यहाँ पर है नमस्कार, प्रणाम की मुद्रा के साथ में। He led them to a bullock cart and much to Ajit's delight lifted and placed him on the cart। तो इस स्टेटमेंट से लग रहा है कि अजित एक छोटा बच्चा है। आई गेस, मुझे लगता है कि वो 10 साल से 11 साल से छोटा बच्चा है, तभी तो वो आदमी इन सब लोगों को एक बैलगाड़ी की तरफ में ले जाता है। और अजित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उस आदमी ने अजित को उठा करके उसे बैलगाड़ी में बिठा दिया। डिलाइट समझते हो ना? डिलाइट का मतलब होता है खुश होना। द कार्ट ट्रंडल्ड ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टिल दे फाइनली रीच द विलेज। तो अब कार जो है, ये जो कार्ट है बैलगाड़ी, वो धीरे धीरे चलती है। ट्रंडल का मतलब होता है धीरे धीरे चलना, और लगभग इसे 1 घंटा लगता है जब वो फाइनली गांव में पहुंच जाते हैं। दे अलाइटेड इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ब्रिक हाउस। अब उसके बाद में वे लोग जहाँ खड़े होते हैं वो एक ईंटे का एक बड़ा सा घर है, उसके सामने में खड़े होते हैं। एन एल्डरली मैन एंड वुमेन केम आउट ग्रीटिंग नाना जी एंड फसिंग ओवर द किड्स। एक बुजुर्ग आदमी, एल्डरली मैन, और महिला
उसमें से बाहर निकलते हैं और नाना जी का स्वागत करते हुए, अभिवादन करते हुए और बच्चों के बारे में फुसफुसाते हुए, हल्की फुल्की बात करते हुए आते हैं उनके पास में। दे स्पोक इन ए डायलेक्ट विच नायना एंड अजीत फाउंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो बच्चों आप समझते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायलेक्ट? DIALECT। इट मीन्स दैट लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज। डायलेक्ट का मतलब होता है स्थानीय भाषा। हिंदी हमारी मातृभाषा है, वो ठेठ हिंदी की भाषा है। तो ऐसा नहीं है कि देश के हर प्रांत में, हर राज्य में, हर गांव में, हर शहर में हिंदी बोली जाती है। हिंदी का ही थोड़ा सा बदला हुआ सा रूप है जो कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में बोली जाती है। जैसे मैं बिहार की बात करूं, सो हियर व्हाट विल बी द लिस्ट ऑफ द डायलेक्ट्स? भोजपुरी, मैथिली, वज्जिका एंड दीज आर द डायलेक्ट। इन्हें हम लोकल लैंग्वेज, ग्रामीण परिवेश में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, है ना। तो वे लोग जिस क्षेत्रीय भाषा में बात कर रहे थे, नैना और अजित उसे नहीं समझ पा रहे थे, उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। एन आवर लेटर आफ्टर दे हैड देयर ब्रेकफास्ट, नाना जी टुक देम टू ए ह्यूज पीपल ट्री वेयर देयर वाज ए प्लेटफॉर्म। दे सैट डाउन एंड नाना जी स्टार्टेड हिज स्टोरी। तो लगभग 1 घंटे के बाद में जब इन लोगों ने अपना नाश्ता कर लिया, नाना जी इन सब लोगों को एक पीपल के बड़े से बहुत विशाल पेड़ के पास ले जाते हैं जिसके नीचे एक चबूतरा बना हुआ है। चबूतरा दैट इज अ प्लेटफॉर्म। अक्सर गांव में ऐसा होता है कि एक ऊंची सी जगह पर, साफ सुथरी जगह पर बड़े सा पेड़ हो, जैसे कि वो नीम का पेड़ हो सकता है, बनियान ट्री, बरगद का पेड़, और इट मे बी पीपल ट्री। सो अराउंड 10 years ago, अब यहाँ पर नाना जी अपनी स्टोरी शुरू करते हैं जो उन्होंने बच्चों से प्रॉमिस की थी। सो अराउंड 10 years ago there was a young man whose name was आकाश। नाना जी कहते हैं कि अभी से लगभग 10 साल पहले एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम था आकाश। He was studying to be a doctor। वो डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था। After he completed his MBBS, he worked hard and won a scholarship to USA। तो उसने पढ़ाई करके जब अपना MBBS पूरा कर लिया, काफ़ी मेहनत करके उसने एक स्कॉलरशिप भी जीता। और वो स्कॉलरशिप किस चीज़ के लिए था? USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाकर के पढ़ाई करने का। तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना बच्चों। तुम सब में से भी कुछ बच्चे सोचते होंगे MBBS करने का और NEET नीट की तैयारी करते होंगे, है ना। He got his master's degree and decided to come back। तो उस आकाश नाम के लड़के ने फिर USA में पढ़ाई पूरी की, मास्टर्स डिग्री पूरा किया, एंड डिसाइडेड टू कम बैक। उसने तय किया कि वो वापस इंडिया आएगा। Along with him, 10 of his friends had also gone for higher studies to America। तो आकाश के साथ साथ में 10 दोस्त, उसके लगभग 10 दोस्त अमेरिका गए थे हायर स्टडीज के लिए। दे ऑल स्टेड बैक बट आकाश रिटर्न। तो ये एक सरप्राइज करने वाली बात है ना कि बाकी के सारे 10 तो वहीं रुक गए, लेकिन आकाश वांटेड टू कम बैक। वो लौटना चाहता था, इंडिया वापस आना चाहता था। ठीक है, तो आकाश इंडिया वापस आ गया। अब क्या होगा? आकाश के मम्मी पापा इस फैसले को एग्री करेंगे, सपोर्ट करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस स्टोरी। सो आकाश फादर वाज नॉट वेरी हैप्पी विथ हिज सन्स डिसीजन। तो ये लगा कि आकाश के पिताजी जो हैं वो अपने बेटे के डिसीजन से, वापस लौटने के, अमेरिका से वापस आने के डिसीजन से बहुत खुश नहीं हैं। ही वॉज वेरी प्राउड दैट हिज सन हैड गॉट ए फॉरेन डिग्री। वैसे तो उन्हें बड़ा घमंड था अपने बेटे पर कि उनके बेटे ने वहाँ अमेरिका में जाकर के, मतलब एक विदेशी डिग्री हासिल की है मेडिकल फील्ड में, है ना, डॉक्टरी के फील्ड में। ही वांटेड हिज सन टू मेक अमेरिका हिज होम, अर्न ए लॉट ऑफ मनी एंड फाइनली इनवाइट हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर ऑल्सो टू सेटल डाउन इन अमेरिका। तो देखो बच्चों, आकाश के पिताजी, उसके पेरेंट्स क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि वो अमेरिका को ही अपना घर बनाए, वहाँ पर काफ़ी सारे पैसे कमाए और वहाँ पर ही अपने पेरेंट्स को इनवाइट करे रहने के लिए, और अपनी बहन को भी वहीं रखे, वहीं सेटल डाउन हो जाए।
बट आकाश वॉज एडमेंट। एडमेंट का मतलब क्या है कि वो अपने जिद पर कायम था। माई कंट्री, अब उसके लॉजिक सुनो, उसके आर्गूमेंट्स क्या हैं इसके बारे में अपने डिसीजन के फेवर में। माई कंट्री हैज स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज इन एजुकेटिंग मी, आई हैव टू रिपे दिस डेब्ट। तो कहता है कि मेरे देश ने मेरे एजुकेशन में हजारों रुपये, लाखों रुपये खर्च किए हैं और मुझे ये कीमत, ये मूल्य वापस करना है, अपने देश का उधार चुकता करना है। डेब्ट का मतलब होता है उधार, ऋण। The only way I can do it is by serving the people here. And moreover, India and its villages need good doctors far more than rich countries like America. तो उसने आगे क्या कहा कि एक ही तरीका है पे बैक करने का, मतलब हमारे देश ने मेरे एजुकेशन पर जो खर्च किया उस चीज़ को, वो क्या कि मैं यहाँ के लोगों की सेवा करूँ, सर्विंग द पीपुल। और वो कहता है कि इंडिया में और भारत के गांव में अच्छे डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत अमेरिका जैसे धनी देशों में जितने डॉक्टर हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात कही ना उसने, आकाश ने। अब आगे क्या होता है, व्हाट हैपेंड नाना जी, डिड आकाश कम बैक टू इंडिया। तो बच्चों ने पूछा कि नाना जी क्या आकाश इंडिया वापस आ गया। तो नाना जी कहते हैं कि यस चाइल्ड, ही डिड। इन द बिगनिंग ही वर्क इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी, कि हाँ वो वापस आया, उसने ऐसा ही किया। और शुरुआती दिनों में उसने एक सरकारी हॉस्पिटल में शहर में काम किया। ए ईयर लेटर एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियर बाई विलेज। वो कहते हैं कि आगे चल कर के 1 साल के बाद में पास के गांव में एक महामारी फैल गई, एपिडेमिक। एपिडेमिक समझ रहे हो ना आप सब लोग। सो व्हेन आकाश learned about that, he just packed his bags and left. He did not even inform his parents. तो जैसे ही आकाश को इस चीज़ को बारे में पता चला कि आसपास के गांव में एक महामारी फैल गई है, तो उसने अपना बैग पैक किया और छोड़ करके चला आया। उसने अपने मम्मी पापा को, पेरेंट्स को भी नहीं बताया कि वो इस तरह की महामारी को टैकल करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए उस गांव में जा रहा है। Why? asked अजीत। अजीत ने पूछा कि क्यों। Because they would have stopped him. Silly. In science, I have studied that during epidemics, sometimes the doctors who are treating the patients also die. Nana said. मुझे लगता है ये डायलॉग नाना जी ने कहा होगा। नहीं, यहाँ पर नैना ने कहा। अच्छा, तो नैना कहती है बिकॉज दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम, कि क्योंकि उन लोगों ने उसे रोक लिया होता। किसे रोक लिया होता? आकाश को। उसे वो गांव नहीं जाने देते। नैना कहती है कि साइंस में मैंने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि जब इस तरह की महामारियां फैलती हैं, समटाइम्स द डॉक्टर हु आर ट्रीटिंग द पेशेंट्स ऑल्सो डाई, कि कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की महामारियों के फैलने पर जो डॉक्टर पेशेंट्स का इलाज कर रहे होते हैं वे भी मर जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से। वो अपना ध्यान नहीं रख पाते, इस वजह से, नैना ने कहा। यस नैना इज राइट। एनीवे, ए वीक लेटर आकाश फादर गॉट ए पोस्ट कार्ड फ्रॉम हिम सेइंग दैट ही वाज बिजी ट्रीटिंग द पेशेंट्स एंड दैट द सिचुएशन वाज वेरी ग्रीन। तो नाना जी ने कहा कि हाँ, नैना सही कह रही है। और ठीक है, कुछ दिनों के बाद में, जैसे कि कुछ 1 हफ्ते के बाद में, आकाश के पिताजी को एक पोस्ट कार्ड मिला जिस पे ये लिखा हुआ था, जो पोस्ट कार्ड आकाश नहीं भेजा था, उसने क्या बताया था? उसने बताया था कि वो व्यस्त है, वो गांव के रोगियों का इलाज करने में व्यस्त है और वहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है ना। सिचुएशन वॉज वेरी ग्रीन। But Akash did not mention where exactly he was, fearing that his father would land up and try to drag him back. तो ये जो पोस्ट कार्ड लिखा था आकाश ने, उसने ये तो बताया कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो कहाँ पे है ये बात उसने मेंशन नहीं किया। उसने अपना एड्रेस नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि ऐसे में उसके पिताजी वहाँ आ जाएंगे एंड ही विल ट्राई टू ड्रैग हिम बैक, वो उसे वहाँ से खींच करके ले जाएंगे। So 2 weeks later, his father received a phone call saying that Akash had been admitted in the city hospital in a serious condition.
अब देखो 2 हफ्ते के बाद में आकाश के पिताजी के पास एक फ़ोन कॉल आया जिसमें ये बताया गया कि आकाश जो है वो सिटी हॉस्पिटल में बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही सीरियस कंडीशन में भर्ती किया हुआ है, इलाज चल रहा है। ऐसा ही डर बताया था ना नैना ने। सो हिज पेरेंट्स रश टू हिम, उसके माता पिता जल्दी से उसके पास भागे भागे आए। ही वॉज इन ए वेरी बैड स्टेट, ही कुड बेयरली स्पीक। उन्होंने वहाँ क्या देखा कि आकाश की स्थिति बहुत खराब है, वो बहुत मुश्किल से बात कर पा रहा है। सो व्हाई आर यू टॉर्चरिंग योर सेल्फ एज वेल एज अस सन। तो आकाश के पिताजी पूछते हैं कि तुम अपने आप को क्यों टॉर्चर कर रहे हो, तकलीफ में डाल रहे हो और साथ साथ हमें भी तकलीफ दे रहे हो। और जब आकाश के पिताजी ऐसा कह रहे थे तो हिज मदर स्टार्टेड सॉबिंग, उसकी माँ वहाँ पर सुबक रही थी, वो डर रही थी कि मेरे बच्चे को क्या हो गया। जब मम्मी पापा पैनिक होते हैं ना बच्चों के लिए तो ऐसे ही होता है। सो आई कांट हेल्प इट फादर, आई कांट बेयर टू सी पीपल सफ़र। तो आकाश कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता पिताजी, और मुझसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि गांव के लोग तकलीफ़ में रहें, तकलीफ़ में सफ़र करें, तकलीफ़ बर्दाश्त करें। तो अब पापा जी क्या कहते हैं, योर फ्रेंड्स आर एंजॉइंग लाइफ इन अमेरिका, अर्निंग पॉट्स ऑफ मनी एंड लिविंग इन कंफर्ट, एंड लुक एट यू हेयर फाइटिंग फॉर योर लाइफ। तो वो उसे समझाने को, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे जो दोस्त हैं वो अमेरिका में लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, कितने मज़े में हैं, हाँ, कितने पैसे कमा रहे हैं और कितने आराम से रह रहे हैं, और देखो तुम यहाँ पे हो, तुम अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हो, ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हो, मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे हो, है ना। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर गेटिंग बाय डूइंग ऑल दिस। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये सारी बातें आकाश के पिताजी कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि इफ़ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ एटलीस्ट स्पेयर थॉट फॉर योर पुअर मदर, कि अगर तुम्हें अपनी चिंता नहीं है, अपने बारे में नहीं सोचते हो, तो कम से कम तुमने अपने गरीब, मतलब इस सिचुएशन में माँ का होना, मतलब गरीब माँ का होना, कि कम से कम तुमने अपनी माँ के बारे में सोचा होता। जस्ट सी हर कंडीशन, शी हैज़ गॉन हाफ मैड वरिंग अबाउट यू, कि देखो उसकी हालत क्या हो गई है, वो लगता है जैसे कि आधी पागल हो गई है तुम्हारे बारे में चिंता करते करते। फादर, आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शंस। तो यहाँ पर आकाश बोलता है कि पिताजी, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको इस बारे में कभी भी कन्विंस कर पाऊँगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं समझा नहीं पाऊँगा। All I can say is that I have the satisfaction that I have been able to save so many lives. वो कहता है कि मैं बस इतना कह सकता हूँ और मुझे इस बात की खुशी है, संतोष है, सेटिस्फैक्शन है कि मैं बहुत सारी जिंदगियाँ बचाने में कामयाब हुआ और उसके लिए मैं योग्य रहा। Forgive me if I have tortured you. मुझे माफ़ कर दीजिए कि अगर मैंने आपको तकलीफ़ पहुँचाई हो, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आई कुड नॉट हेल्प इट। लेकिन मेरी स्थिति समझने की कोशिश कीजिए और मैं इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता। आई कांट वॉच पीपल डाइंग ऑल अराउंड मी एंड नॉट डू एनीथिंग। वो कहता है आकाश कि मैं इस चीज़ को देख नहीं सकता कि लोग मेरे चारों तरफ में मर रहे हैं और हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सो आफ्टर बैटलिंग फॉर ए मंथ आकाश डाइड इन हिज मदर्स आर्म्स। तो लगभग महीने भर जीवन और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद में आकाश की मृत्यु हो जाती है उसकी माँ की बाहों में, माँ की गोद में। द इंटायर विलेज वॉज देयर एट हिज क्रिमेशन एंड देयर वॉज नॉट इवन वन आई विच वॉज ड्राई। और क्या होता है बच्चों कि सारा का सारा गांव उसके अग्नि संस्कार में इकट्ठा होता है और किसी भी एक आदमी की आंख ऐसी नहीं थी जो सूखी हुई हो, जिसमें से आंसू न निकले हों। The villagers decided to pay homage to Akash. They launched a drive to collect donations for building a small hospital in the village. गांव के लोगों ने तय किया कि वो आकाश को श्रद्धांजलि देंगे। कैसे श्रद्धांजलि देंगे? तो उन्होंने सोचा कि वो उसकी याद में एक छोटा सा अस्पताल गांव में बनाएंगे। तो उन्होंने एक डोनेशन कैंपेन, दान कर लेने का अभियान चालू किया।
They approached the local MLA who agreed to organize a hefty donation thinking that the hospital would be named after him. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्थानीय विधायक MLA को भी इस चीज़ के लिए सहमत किया, एग्री करवाया कि हाँ मतलब वो एक छोटा सा कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे लोग डोनेशन दें हॉस्पिटल के लिए। लेकिन उसने क्या सोचा था, उस MLA ने, उसने सोचा कि उस अस्पताल का नाम उसके नाम पर रखा जाए। However, the villagers were adamant, तो अब की बार गांव के लोग जिद पर थे कि अगर हॉस्पिटल खुलेगा तो वो आकाश की मेमोरियल में होगा, आकाश की याद में होगा। They took the money, built the hospital and called Akash parent for the opening ceremony. तो गांव के लोगों ने पैसे इकट्ठा करके हॉस्पिटल बनाया और आकाश के पिताजी को, उनके मम्मी पापा को बुलाया उसके उद्घाटन समारोह में। आकाश फादर इनॉग्रेटेड द हॉस्पिटल, आकाश के पिताजी ने हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया। कम आई वांट टू शो यू समथिंग, नाना जी ने कहा कि आओ मैं तुम सब लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। एंड टेकिंग देयर हैंड्स इन हिज ही लेड देम टू ए बिल्डिंग ए फ्यू हंड्रेड मीटर्स बिहाइंड द पीपल ट्री। उसके बाद बच्चों को नाना जी अपना हाथ पकड़ करके वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बिल्डिंग के पास में ले जाते हैं जो उस पीपल के पेड़ से 200-300 कुछ 100 मीटर की दूरी पर पीछे था, पीपल के पेड़ के पीछे। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए ब्लू बोर्ड, और उसके बाद वो एक ब्लू कलर के नीले रंग के बोर्ड के पास में रुकते हैं। नैना प्लीज रीड व्हाट इज रिटन, तो नाना जी कहते हैं कि नैना अब तुम पढ़ो कि इस पे क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों गेस करो क्या लिखा होगा। It was written as Akash Memorial Hospital in memory of Dr. Akash Rai who saved this village from death. तो उस बोर्ड पर लिखा था आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, डॉक्टर आकाश राय की यादगार में, जिन्होंने इस गांव को मरने से बचाया, गांव के लोगों को मौत से बचाया। नैना looked at her grandfather, his eyes were wet with tears. तो अब जब नैना अपने नाना जी को देखती है तो क्या देखती है, वो देखती है कि उनकी आंखें भी आंसुओं से भरी हुई हैं। नाना जी आकाश राय, बट योर सरनेम इज ऑल्सो राय, वाज ही योर। और इतना कहते कहते वो रुक जाती है, वो अपना सेंटेंस इनकम्प्लीट ही मतलब कंप्लीट नहीं कर पाती है, क्योंकि वो कहती क्या है कि नाना जी आकाश राय, आपका भी सरनेम तो राय ही है, तो इसका मतलब वो ये कहना चाहती है कि कहीं वो आपके बेटे तो नहीं थे। यस माई चाइल्ड, ही वॉज माई सन, योर मदर्स एल्डर ब्रदर। तो वो नाना जी कहते हैं कि हाँ मेरे बच्चे, वह मेरा लड़का ही था, वह तुम्हारी माँ का बड़ा भाई था, मतलब तुम्हारे मामा जी, है ना। एज ए प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी आई ऑलवेज थॉट आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। अब देखो बच्चों यहाँ पर नाना जी क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि चूंकि मैं दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर हूँ, ए प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी, मैं हमेशा सोचता था कि मैं सब चीज़ों के बारे में सारी चीज़ें जानता हूँ। आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, बट माई सन टॉट मी द ट्रू एसेंस ऑफ द टर्म सर्विस एंड द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड पैट्रियोटिज्म। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ये जो दो लाइन है, जो एक लाइन मैंने अभी पढ़ी जिसमें वो कहते हैं कि आई ऑलवेज थॉट आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, और नेक्स्ट लाइन जो वो कहते हैं लेकिन मेरे बेटे ने मुझे सिखाया, क्या सिखाया, द ट्रू एसेंस ऑफ द टर्म सर्विस एंड द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड पैट्रियोटिज्म, कि मेरे बेटे ने मुझे सिखाया कि सर्विस, सेवा का मतलब क्या है, असली भाव क्या है सेवा का, और उसने मुझे देशभक्ति का असली मतलब भी सिखाया। तो बच्चों ये है पैट्रियोटिज्म, दिस इज व्हाट वी से पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति ये है कि देश के लोगों के लिए काम करना। जिस देश ने मुझे पढ़ाने लिखाने में इतना खर्च किया, मैं उसके लिए काम करूं, सेवा करूं, और मैं अपने देश के लोगों को मरने न दूं। उनकी जान बचाने के लिए मेरी जानकारी का, मेरी शिक्षा का, मेरे स्किल का जो भी उपयोग हो सकता है वो जी जान लगा करके करूं, जैसा कि आकाश ने किया।
तो बच्चों इस तरीके से आपकी ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है और इस चैप्टर का नाम था पैट्रियोटिज्म। नाउ आई वुड लाइक टू मेंशन द नेम ऑफ द ऑथर, कि इसके लेखक कौन हैं। मिस्टर रमेंद्र कुमार इज एन इंडियन राइटर फॉर चिल्ड्रन, वो बच्चों के लिए लिखते हैं, उन्होंने ही ये चैप्टर लिखा है। ही हैज़ रिटन मोर देन 20 बुक्स सो फार, उन्होंने अभी तक लगभग 20 किताबें लिखी हैं। हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इन 7 फॉरेन एंड 8 इंडियन लैंग्वेजेज, तो उनकी लिखी हुई किताबों को 7 विदेशी भाषाओं में और 8 भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। तो ठीक है बच्चों, जल्दी ही हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सेशन को लेकर के इसके फॉलो अप लेक्चर सेशन में मिलेंगे, जहां मैं हेल्प करूंगा आप सबको इस चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने में, है ना। और इसमें देशभक्ति की जो बात लिखी हुई है, तो मेरे पास एक आर्टिकल है, उसका एक छोटा सा ऑडियो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है, देशभक्ति क्या है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की लिखी हुई रचना है, जो निबंध है देशभक्ति क्या है। उसका भी लिंक मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा और आप उसे ज़रूर सुनना। अगर आप सचमुच देशभक्त हो तो, अगर सचमुच आपके मन में देश के प्रति प्यार है, कुछ करने का जज्बा है तो, है ना। तो बच्चों आप मेरे चैनल का नाम याद रखेंगे, इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसका नाम है न्यू एज कोचिंग और मैं इस पर आप सब लोगों के लिए काफ़ी सारे लेक्चर्स डालने वाला हूँ, काफ़ी सारे लेसन्स डालने वाला हूँ, है ना। तो मेरे लेक्चर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने का जो तरीका है वो ये है कि आपको अपने साथ में अपनी टेक्स्ट बुक, ये जो इंग्लिश की किताब है ना, इसका नाम क्या है याद करो, इसका नाम है फ्लाइट, FLIGHT, वो साथ में रखनी होगी। तो बिल्कुल आप ऐसा महसूस करोगे जैसे कि आपके टीचर आपके सामने में बैठ करके आपको पढ़ा रहे हों। मैंने उसी तरीके से ये स्टोरी नैरेट करने की, ये लेक्चर देने की कोशिश की है। तो ठीक है, आप सबको बोर्ड एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं, हैप्पी लर्निंग। हम लोग जल्दी मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट विशेस।